कपल ने अचानक मार्स पर एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर देखा। उसे एलियन समझकर शोकिची ने तुरंत उससे अभिवादन किया, लेकिन बिना किसी चेतावनी के मॉन्स्टर ने सीधे हमला कर दिया और शोकिची की गर्लफ्रेंड ननाओ की गर्दन तोड़ दी। ये पावरफुल क्रिएचर असल में कोई मार्शियन नहीं था, बल्कि एक म्यूटेटेड कॉकरोच था जिसे टेराफॉर्मर कहा जाता है। अपनी आंखों के सामने ननाओ को मरते देखना शोकिची के लिए बहुत बड़ा सदमा था। दुख और गुस्से से भरकर उसने मॉन्स्टर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्रिएचर ने उसकी बात को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। ताकतवर टेराफॉर्मर के लिए इंसान बस चींटी की तरह कमजोर थे। एक पल में वह क्रिएचर स्टाइलिश तरीके से दूर गायब हो गया। शोकिची ननाओ की लाश को लेकर स्पेसशिप वापस आया। वहां उसे पता चला कि उनका एक और टीममेट मारिकी भी टेराफॉर्मर्स के हाथों मारा गया था। पूरी क्रू में डर और घबराहट फैल गई। उनका मिशन सिर्फ मार्स के कॉकरोचेस को खत्म करना था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स बन चुके होंगे। शोकिची के गुस्से भरे सवालों का सामना करते हुए कैप्टन ने आखिरकार मिशन का असली राज खोल दिया। 500 साल पहले जब जमीन पर जनसंख्या अधिक होने लगी और संसाधनों की कमी होने लगी, तो इंसानों ने मंगल ग्रह को बसाने का एक बड़ा प्लान बनाया। मंगल के कठोर वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ग्रह के सतह का तापमान बढ़ाया। फिर उन्होंने और मजबूत कॉकरोचेस को मंगल पर भेजा, लेकिन किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि सदियों बाद ये तिलचट्टे इतनी बुरी तरह म्यूटेट हो जाएंगे और मंगल के चरम वातावरण के साथ इतनी अच्छी तरह ढल जाएंगे। इससे पहले भी इंसानों ने एक स्पेसशिप भेजी थी जिसका नाम था NX-1, लेकिन अफसोस वह पूरी तरह से तबाह हो गई। अपना कॉलोनाइजेशन प्लान पूरा करने के इरादे से अब उन्होंने एक नई स्पेसशिप भेजी जिसका नाम था बग्स 2। इस मिशन को लीड कर रहे थे डॉक्टर होंडा, जिन्होंने कुछ कैदियों को आजादी और पैसों का लालच देकर भर्ती किया था। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि उनका काम तिलचट्टों को मारना है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि ये जीव कितने खतरनाक हैं। अब यह सब साफ था कि सभी लोगों के साथ धोखा हुआ था। अचानक डॉक्टर होंडा का एक होलोग्राम स्पेसशिप के अंदर दिखाई दिया। गुस्से से भरे शोकिची ने उस प्रोजेक्शन पर मुक्का मारा और चीख कर पूछा, तुमने सबसे झूठ क्यों बोला? लेकिन डॉक्टर होंडा ने उसे शांत होने को कहा। इस बार वह लोग तैयार थे। जमीन से रवाना होने से पहले डॉक्टर होंडा ने हर क्रू मेंबर के शरीर में कीड़ों का DNA डालकर उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई किया था। एक खास एक्टिवेटर इंजेक्शन के जरिए ये लोग कुछ वक्त के लिए सुपर ह्यूमन पावर्स हासिल कर सकते थे। इतनी ताकत जो टेराफॉर्मर्स से लड़ने के लिए काफी थी। कैप्टन ने सब कुछ समझाने के बाद हर क्रू मेंबर के दिमाग में उनकी खास कीट शक्तियों का डेटा अपलोड कर दिया, लेकिन उसने साथ ही यह भी चेतावनी दी, इन शक्तियों का इस्तेमाल संभल कर करना, क्योंकि अगर ज्यादा उपयोग किया गया तो जान को खतरा हो सकता है। उसकी बात खत्म होते ही एक टेराफॉर्मर अचानक स्पेसशिप के बाहर दिखाई दिया। उस वक्त एक बैटल हार्डेंड मर्सिनरी आगे आया। उसका नाम था गॉडली। वह क्रिएचर का सामना खुद करने के लिए तैयार था। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस देखकर सबको लगा कि वह आसानी से जीत जाएगा। गॉडली ने एक्टिवेटर अपने शरीर में इंजेक्ट किया और तुरंत एक बॉम्बार्डियर बीटल में बदल गया। इसके बावजूद उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। सामने खड़े ताकतवर टेराफॉर्मर के सामने वह बिना डरे अपनी जगह बनाए खड़ा रहा। गॉडली अपने हाथों से जलते हुए फ्लेम्स भी निकाल सकता था। उसने यह अटैक मूव फाइनल स्ट्राइक के लिए प्लान किया था। गॉडली ने सोचा था कि वह टेराफॉर्मर को जिंदा जला देगा, लेकिन उसके लिए यह सब कुछ हैरान कर देने वाला था कि टेराफॉर्मर पर उसकी फ्लेम्स का कोई असर ही नहीं हुआ। जैसे ही गॉडली ने दोबारा अटैक करने की कोशिश की, टेराफॉर्मर एक पल में आगे बढ़ा और उसे तुरंत मार डाला। सब लोग हैरान हो गए और अगले ही सेकंड वह टेराफॉर्मर स्पेसशिप के अंदर दिखाई दिया। उसने अपना सिर बार बार ग्लास पर मारना शुरू कर दिया। वाइस कैप्टन झांग ने सबको शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह ग्लास नहीं टूट सकता, लेकिन उसके कहने से पहले ही टेराफॉर्मर ने ग्लास तोड़ दिया और 2 क्रू मेंबर्स को तुरंत मार डाला। ये देखकर कैप्टन ने एक्टिवेटर अपने शरीर में इंजेक्ट किया। अगले ही पल वह बुलेट एंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। जैसे कि उम्मीद थी, बुलेट एंट का फॉर्म भयानक था। उसके पंचेस बिल्कुल बुलेट्स की तरह पावरफुल थे और सिर्फ एक ही पंच में कैप्टन ने उस टेराफॉर्मर को धूल चटा दी। लेकिन उनके सेलिब्रेट करने से पहले ही शिप के रडार ने स्कैन किया कि और भी टेराफॉर्मर्स तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। इतने सारे दुश्मनों के सामने टिकना नामुमकिन था। कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया, मिशन अबॉर्ट करो और जमीन पर वापस चलो। लेकिन उसी वक्त शिप का लॉन्च सिस्टम अचानक फेल हो गया। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, पास में मौजूद NX-1 शिप तक पहुंचना और उसके सिस्टम को बग्स 2 में ट्रांसफर करना, क्योंकि दोनों शिप्स का सिस्टम एक जैसा था। अगर ट्रांसप्लांट सफल हो जाता तो लॉन्च दोबारा मुमकिन हो सकता था। कैप्टन ने तय किया कि वह वहीं रुककर टेराफॉर्मर्स के स्वार्म को रोकेगा ताकि बाकी लोग NX-1 तक सुरक्षित पहुंच सकें। कैप्टन ने वाइस कैप्टन झांग को ऑर्डर दिया कि वह बाकी सबको NX-1 तक ले जाए। इचिरो ने कैप्टन के साथ रुकना चाहा। जाने से पहले शोकिची अपनी गर्लफ्रेंड ननाओ की लाश से अलविदा कहने गया, लेकिन उसने देखा कि उसके सिर से कुछ निकल रहा था। इससे पहले कि कुछ और हो, बाकी लोग स्पेस रोवर में चढ़ गए। इसी वक्त तेजुका की एबिलिटी काम आई
उसने एक्टिवेटर अपनी गर्दन में इंजेक्ट किया और तुरंत उसके मुंह से एक ट्यूब निकल आई। जैसे ही हैच खुला, उन्होंने देखा कि स्पेसशिप के बाहर पूरा इलाका टेराफॉर्मर्स से भरा हुआ था। तेजुका तैयार हो गया। उसके गाल मेंढक की तरह फूल गए और अगले ही पल उसके मुंह से एक जोरदार फायर ब्लास्ट निकला। उस जबरदस्त फायर ब्लास्ट ने स्पेस रोवर को रॉकेट की तरह आगे धकेल दिया। ये ब्लास्ट सीधे मॉन्स्टर्स के स्वार्म के बीच से गुजरता हुआ व्हीकल को एक ही पल में दूर ले गया। पता चला कि तेजुका के पास यह पावर थी कि वह अपनी टेल से गैस रिलीज करके खतरा देखते ही बिजली की रफ्तार से निकल सकता था। उसकी टॉप स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा थी। उसके लगातार बूस्ट के चलते स्पेस रोवर तेजी से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता गया। दोनों लड़कियां उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाईं। लेकिन ज्यादा देर तक सब कुछ शांत नहीं रहा। कुछ ही वक्त बाद एक नया खतरा सामने आ गया। एक बड़ा सा दीवार अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। पहले तो वह एक तेज आती सुनामी जैसा लगा, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो समझा कि यह लाखों टेराफॉर्मर्स से बना हुआ था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वे पूरी स्पीड से उसमें घुस जाएं। जब रोवर कॉकरोच की लहर से टकराया तो हजारों टांगे और टूटे हुए जिस्म विंडशील्ड से टकरा गए। तेजुका छत पर जोर का झटका खा रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। आखिरकार रोवर उस झुंड को चीरते हुए बाहर निकल आया। सबने एक गहरी सांस ली। थोड़ी देर रुकने के बाद तेजुका ने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वाइस कैप्टन झांग ने आगे देखा, उसका चेहरा एकदम से उतर गया। एक और बड़ी कॉकरोच सुनामी सामने आ रही थी। इस बार तेजुका ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसकी मदद के लिए दोनों लड़कियों ने ट्रांसफॉर्म होने का फैसला किया। दोनों के पास हार्ड शेल्ड बीटल्स की ताकत थी। उनके बड़े बड़े पिंसर्स डिफेंस के लिए परफेक्ट थे। जैसे ही स्वार्म करीब आई, तेजुका ने अपनी पूरी फायर पावर के साथ वॉर किया और दोनों लड़कियां इम्पैक्ट झेलने के लिए तैयार हो गईं। कॉकरोच सुनामी ने रोवर को निगल लिया। एक जबरदस्त शॉक वेव आई। दोनों लड़कियों के प्रोटेक्शन के बावजूद इम्पैक्ट इतना तेज था कि रोवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। जैसे ही रोवर ने झुंड को पार किया, थ्रस्ट न होने के कारण वह उलट गया। तीनों लोग जमीन पर जा गिरे। अंदर बैठे लोग झटके से बेहोश हो गए। खुशकिस्मती से टेराफॉर्मर्स के पहुंचने से पहले रोवर ऑटो पायलट पर चला गया और बेहोश क्रू को डेंजर से दूर ले गया। लेकिन जो 3 लोग पीछे रह गए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। जमीन टेराफॉर्मर से भरी थी जो तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। पिछली फाइट के बाद वे तीनों थक गए थे। सबसे पहले दोनों लड़कियां गिर गईं, लेकिन अपनी आखिरी ताकत जोड़कर तेजुका एक बार फिर खड़ा हुआ। लेकिन वह अपनी किस्मत से बच नहीं पाया। उसकी भी मौत हो गई। तभी बग्स 2 स्पेसशिप में कैप्टन और इचिरो एक निर्णायक जंग लड़ रहे थे। उन्होंने ज्यादातर टेराफॉर्मर्स को शिप के अंदर फंसा लिया। फिर कैप्टन ने इचिरो को ऑर्डर दिया कि शिप का शील्ड सील कर दे। दोनों ने शिप का सारा ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, इस उम्मीद में कि टेराफॉर्मर्स मर जाएंगे। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होता गया, टेराफॉर्मर्स एक एक करके गिरने लगे। उनकी फाइटिंग पावर बहुत कम हो गई थी। अब कैप्टन उन्हें एक पंच में खत्म कर सकता था, लेकिन सबको मारने के बाद कैप्टन और इचिरो दोनों ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। तब तक स्पेस रोवर अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच चुकी थी। क्रू के लोग धीरे धीरे होश में आने लगे, लेकिन जब उन्होंने एनेक्स एक शिप स्टार्ट करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका सिस्टम भी खराब था। अचानक बाहर गोलियां चलने की आवाज आई। 2 क्रू मेंबर्स को तो ट्रांसफॉर्म करने का मौका भी नहीं मिला और उन्हें टेराफॉर्मर्स ने वहीं मार दिया। जब तीनों लोग बाहर निकले तो वह देखकर हैरान रह गए कि अब टेराफॉर्मर्स गन्स भी चला सकते हैं। इस मोड पर शोकिची के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। वह बन गया सबसे पावरफुल कीड़ा, एशियन जायंट हॉर्नेट। उसके हाथों में जहरीले कांटों वाले स्टिंगर्स थे जो एक पावरफुल टेराफॉर्मर को सिर्फ एक वार में मार सकते थे। जब मूतो ने शोकिची की ताकत देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने भी इंजेक्शन लगा लिया। वह बन गया एक डेजर्ट लोकस्ट। उसके पैर बहुत मजबूत थे और उसकी किक पावर जबरदस्त थी। दूसरी तरफ वाइस कैप्टन जांग ने मैंटिस में बदलाव लिया। उसके तेज हाथ छुरी जैसे थे जो टेराफॉर्मर्स को सब्जियों की तरह काट रहे थे। जब ये तीनों मिलकर लड़े तो उन्होंने तुरंत ही 1 दर्जन से ज्यादा टेराफॉर्मर्स को खत्म कर दिया। इसी बीच बग्स 2 शिप पर ऑक्सीजन सिस्टम धीरे धीरे रिकवर कर रहा था, लेकिन मरने के करीब पहुंच चुके कैप्टन ने अचानक एक और टेराफॉर्मर को शिप के अंदर देखा जिसकी बंदूक सीधी उसकी तरफ थी। कैप्टन को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक उस टेराफॉर्मर का शरीर फट गया। अंदर से निकली मारिकी, वही क्रू मेंबर जिसे सब लोग समझ चुके थे कि वह बहुत पहले मर चुकी है। मारिकी एक फ्लैट हेडेड वॉस्प थी। उसके खास स्टिंगर की वजह से वह टेराफॉर्मर्स के दिमाग पर कंट्रोल कर सकती थी और उन्हें अपनी कठपुतली बना लेती थी। इसी तरीके से वह पहले भी बची थी। दरअसल वह मार्स पर सिर्फ कॉकरोचेस मारने नहीं आई थी। उसका एक गुप्त मिशन था होंडा की तरफ से एक टेराफॉर्मर का अंडा पृथ्वी तक ले जाना। कैप्टन इस प्लान से सहमत नहीं था, इसलिए मारिकी ने उसे गोली मार दी। इचिरो जो पास में पड़ा था असल में उसका साथी निकला। मारिकी ने एक ग्लास पानी इचिरो के ऊपर डाला और कुछ ही सेकंड में वह जिंदा हो गया। इचिरो एक स्लीपिंग किरोनोमिड था, एक ऐसा प्राणी जिसमें लगभग अमर होने की क्षमता थी। वह 2.5 मिनट तक उबलते पानी में 900 नेगेटिव डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर या वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता था। सिर्फ एक ग्लास पानी उसे पूरी तरह
तरह से जिंदा कर देता। शिप का लॉन्च सिस्टम भी असल में खराब नहीं था, उसे इचिरो ने ही स्पोटाजन किया था। उनका मिशन सीधा था, टेराफॉर्मर का अंडा पृथ्वी पर ले जाना। जैसे ही मारिकी ने अंडा शिप में रख दिया तो अब सिर्फ लॉन्च सिस्टम रीस्टार्ट करना बाकी था और फिर पृथ्वी की ओर वापसी। इसी दौरान शोकिची और उसकी टीम बग्स 2 की तरफ वापस जा रहे थे, तभी उन्होंने शिप के इंजन की गरज सुनी। अचानक एक ड्रोन उनके सामने आया। डॉक्टर होंडा कंट्रोल कर रहा था। अब जब उसका प्लान लगभग पूरा हो गया था, डॉक्टर होंडा ने सारी सच्चाई बता दी। एनेक्स एक मिशन पूरी तरह फेल हो गया था, लेकिन एक एस्केप पॉड पृथ्वी वापस गया था और वह टेराफॉर्मर का सिर ले गया था। उसी सिर का इस्तेमाल करके उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया जो कीट डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिला सकता था, लेकिन वह टेक्नोलॉजी अभी तक परफेक्ट नहीं थी। इसलिए बग्स 2 मिशन लॉन्च किया गया, कॉकरोचेस को मारने के लिए नहीं, बल्कि क्रू के बैटल डेटा को टेस्ट करने और एक टेराफॉर्मर का अंडा छुपाकर पृथ्वी ले जाने के लिए। सिर्फ वही अंडा उनकी रिसर्च को आगे बढ़ा सकता था और एक परफेक्ट कीट मानव हाइब्रिड आर्मी बना सकता था, एक ऐसी सेना जो न्यूक्लियर वेपन्स जितनी पावरफुल होती। ये सब सुनकर शोकिची का सिर्फ एक ही इरादा था कि वो अर्थ वापस जा और डॉक्टर होंडा को मार डाले। लेकिन अब उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, क्योंकि वह शिप के लॉन्च से पहले वापस नहीं पहुंच सकते थे। शिप के अंदर मारिकी और इचिरो लॉन्च की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि अंडे के अंदर कुछ अजीब सी हरकत हो रही थी। उनके होश उड़ गए। अंडा फट चुका था और उसमें से 2 बेबी टेराफॉर्मर्स पैदा हो चुके थे, ट्विंस, न्यूबॉर्न्स। एक अजीब सी पोज में बाहर आए। मारिकी हैरान थी, लेकिन घबराई नहीं। उसे लगता था कि उसकी पावर उन दोनों को कंट्रोल कर लेगी। जैसे ही ट्विन टेराफॉर्मर्स खड़े हुए, मारिकी बिजली की तरह आगे बढ़ी और दोनों के दिमाग में अपना जहरीला कांटा घुसा दिया। उसे लगा सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन जब उसने उन्हें हुक्म दिया तो टेराफॉर्मर्स ने कोई बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने पलटकर उसी पर हमला कर दिया और वहीं उसकी जान ले ली। ये साफ था कि ये ट्विन्स आम टेराफॉर्मर्स नहीं थे। उनके शरीर एक बार फिर इवॉल्व हो चुके थे। उसी वक्त शिप टेक ऑन ऑफ कर चुका था, लेकिन ट्विन टेराफॉर्मर्स ने एक अजीब सी तेज चीख मारी, जैसे किसी मदद के लिए बुला रहे हों। जैसे ही नीचे जमीन पर मौजूद टेराफॉर्मर्स को यह आवाज सुनाई दी तो अचानक उनके पंख निकल आए। वे फ्लाइंग टेराफॉर्मर्स में बदल गए थे। सभी आसमान में उड़ते हुए शिप की तरफ उड़ने लगे। कुछ ही देर में पूरा स्पेस शिप उनसे घिर गया और उनका वजन इतना ज्यादा हो गया कि शिप नीचे गिर गया। स्पेस क्राफ्ट क्रैश होकर वापस सरफेस पे आ गिरा। इचिरो बस सीरम लगाने ही वाला था ताकि वह लड़ सके, लेकिन एक टेराफॉर्मर ने उसे जोर से लात मारी और वह फिर से बेहोश हो गया। टेराफॉर्मर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और स्पेसशिप सीधा उस जगह क्रैश हुआ जहां पर शोकिची और उसकी टीम खड़े थे। ये सब डॉक्टर होंडा के एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे था। अब शोकिची, मूटो और जांग पूरी तरह से टेराफॉर्मर्स के झुंड से घिर चुके थे, जिन्हें दोनों न्यूबॉर्न ट्विन लीड कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन उनकी तरफ बढ़ा, तीनों ने तुरंत अपना सीरम इंजेक्ट कर दिया। आम टेराफॉर्मर्स उनके सामने टिक नहीं पाए, लेकिन ये दोनों स्पेशल लीडर्स कुछ और ही लेवल के थे। उनके माथे पर अलग निशान थे और वे पूरे स्वॉर्म के कमांडर जैसे लग रहे थे। शोकिची ने एक लीडर पर छुपकर वार करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही पंच में उसे हरा दिया। साफ था कि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उनके मूवमेंट्स भी इंसानों जैसे लग रहे थे। फिर एक लीडर ने मूटो पर हमला किया। वाइस कैप्टन झांग तुरंत हेल्प करने आई, लेकिन वह बैटल में सबसे पहले शहीद हो गई। झांग की मौत ने मूटो को गुस्से से पागल कर दिया। खतरे की परवाह किए बिना उसने एक और डोज इंजेक्ट कर दी। उसका रूप बदल गया और ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। उसने कई टेराफॉर्मर्स को आसानी से कुचल दिया, लेकिन उसके लिए ये काफी नहीं था। जब उसने तीसरा इंजेक्शन लिया तो अचानक उसके पंख निकल आए। टेराफॉर्मर्स भी अपने पंख फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ गए। अब एक भयानक एरियल बैटल शुरू हो गई। मूटो ने एक टेराफॉर्मर को पकड़ा, टॉर्नेडो की तरह घुमाया और एक ही वार में एयर फाइट जीत ली। लेकिन सीरम के साइड इफेक्ट्स तुरंत सामने आने लगे। उसके शरीर ने बुरा रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तभी एक जाइंट हैमर टेराफॉर्मर ने हवा में उस पर वार किया और उसे दूर तक उछाल दिया। हार मानने से इनकार करते हुए मूटो ने शोकिची की वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और चौथी बार इंजेक्शन लगा लिया। फिर पांचवी बार भी उसने अपनी पूरी ताकत से एक लीडर पर अटैक किया। हैरानी की बात यह थी कि उसने उस लीडर को वाकई गिरा दिया। बाकी के टेराफॉर्मर्स डर के मारे जम गए, लेकिन मूटो अपनी सारी ताकत खत्म कर चुका था। अब उसमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। टेराफॉर्मर्स अपने लीडर का बदला लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन शोकिची ने वक्त पर बीच में आकर उन्हें रोका। तब तक मूटो पूरी तरह एक ग्रास हॉपर में बदल चुका था। अब वह कभी भी इंसान नहीं बन सकता था। गुस्से से भरकर शोकिची बचे हुए लीडर पर टूट पड़ा, लेकिन उसका सामना उसके बस का नहीं था। लीडर ने उसका अटैक आसानी से रोक दिया और उसके जहरीले स्टिंगर्स को तोड़ दिया। शोकिची ने एक निराशा भरा पंच मारा, लेकिन उसका लीडर पर कोई असर नहीं हुआ। उलझन में लीडर ने उसे जोर से बैटलफील्ड के उस पार लात मारकर फेंक दिया। जब लीडर ने अंतिम वार के लिए अपना हाथ उठाया तो अचानक उसका हाथ हवा में रुक गया, क्योंकि आसमान में एक रोशन सी शक्ल नजर आई। शोकिची ने पलटकर देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वह नानाओ थी। वही नानाओ जिसका गला मिशन की शुरुआत में तोड़ दिया गया था। असल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिल्कवर्म मॉथ था। मरने के बाद वह ककून में चली गई थी और एक मौत के रूप में फिर से जन्मी थी। नानाओ ने अपने पंख हल्के हल्के झपकाए और ऊपर से पाउडर जैसा स्केल बिखेरने लगी। टेराफॉर्मर्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। सिर्फ मूटो और शोकिची को समझ आया
कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। नानाओ एक मैसिव डस्ट एक्सप्लोजन ट्रिगर करने की कोशिश कर रही थी, मतलब वह खुद को भी उड़ा देने वाली थी। जब शोकिची को यह एहसास हुआ तो उसने इस सच को मानने से इनकार कर दिया। वह नानाओ के साथ अर्थ लौटना चाहता था। उसकी गहरी मोहब्बत ने उसे इवॉल्व कर दिया और अचानक उसके भी पंख निकल आए। वह बिना हिचकिचाए उसकी तरफ उड़ गया, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचने ही वाला था, एक टेराफॉर्मर ने जमीन से एक हथियार उठाया और दोनों पर ट्रिगर दबा दिया। आसमान में एक जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ के टेराफॉर्मर्स तुरंत मार दिए गए। जब आग का तूफान शोकिची की तरफ बढ़ने लगा तो मूटो ने अपनी आखिरी ताकत जोड़कर उसे खींच लिया और उसकी जान बचा ली। शोकिची कुछ नहीं कर सका, वो सिर्फ नानाओ को आग में जलता देखता रहा। बड़े धमाके के बाद शोकिची और मूटो दोनों आसमान से जमीन पर गिरे। जब शोकिची की आंखें खुली तो वह फिर से इंसान बन चुका था, लेकिन मूटो ने सीरम का ज्यादा इस्तेमाल किया था और साइड इफेक्ट्स के कारण उसकी मौत हो गई। अचानक पता चला कि लीडर और कुछ टेराफॉर्मर्स अभी भी जिंदा थे, लेकिन लीडर भी अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। शोकिची ने बिना ट्रांसफॉर्म हुए एक सॉलिड पंच मारा और लीडर को गिरा दिया। जब लीडर जमीन पर कमजोर पड़ा था, शोकिची ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। शिप पर वापस जाकर शोकिची ने देखा कि इचिरो भी जिंदा था। पता चला कुछ गिरा हुआ पानी उसे जिंदा कर गया था। इस मोड़ पर इचिरो भी डॉक्टर होंडा के लिए लड़ना नहीं चाहता था। उसने भी शोकिची को जाने दिया। आखिरकार डॉक्टर होंडा ही असली विलेन था। दोनों ने मिलकर एस्केप पॉड में बैठने का फैसला किया और अर्थ लौटने की तैयारी की, ताकि दुनिया को सच बताया जा सके। जमीन पर कुछ टेराफॉर्मर्स ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन लीडर ने उन्हें रोका। अब जब उसमें समझ आ चुकी थी तो हो सकता है वह कभी इंसानों से लड़ना नहीं चाहता था। शायद वह सिर्फ अपने घर और अपनी कौम को बचाना चाहता था।